हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम फिर से आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को देख कर चले जाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मोटिवेशन बढ़ता है, तो आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। हम इसी प्रयास में आपको 4 तारीख को सीडीपी के एक महामैराथन लाएंगे, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए एक साथ में। वैसे मैराथन होगी एमसीक्यू की। अब बिना टाइम खराब किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संबंध में प्राइवेट स्पीच मतलब निजी भाषण के सबसे सटीक महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों द्वारा दूसरों के ध्यान आकर्षित करने का रूप है। ऑप्शन नंबर बी, यह आत्म नियमन और समस्या समाधान के लिए संज्ञानात्मक उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल छोटे बच्चों में ही देखा जाता है और संज्ञानात्मक परिपक्वता के साथ गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह बच्चों की सामाजिक अक्षमता का एक संकेत है। बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आत्मनियमन और समस्या समाधान के लिए एक संज्ञानात्मक उपकरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो अमूर्त परिकल्पना निगरात्मक तर्क में संलग्न हो सकता वह किस अवस्था में है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अधिगम के लिए आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि शिक्षण और अधिगम दोनों को बेहतर बनाया जा सके। कारण क्या है। यह अधिगम के रूप में आकलन छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम का स्वामित्व लेने और आत्मनियमन कौशल को विकसित करने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विविधता को एक बाधा के बजाय एक संसाधन के रूप में कैसे देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा अधिगम सामग्रियाँ और रणनीतियों को सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं और सीखने की शैलियों के अनुरूप बनाकर। ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए 4 नंबर का उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कर्कश भाषा और टेलीग्राफी स्पीच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है। ऑप्शन नंबर ए, कर्कश भाषा सार्थक शब्दों का उपयोग नहीं करती, जबकि टेलीग्राफिक स्पीच छोटे संदर्भित वाक्यों का उपयोग करती है। ऑप्शन बी दिया गया है, दोनों की भाषा अधिग्रहण की शुरुआती अवस्थाएं जो वैक्स भाषा के समान संरचना का पालन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कर्कश भाषा व्यवहारिक रूप से सही वाक्य होती है, जबकि टेलीग्राफिक स्पीच नहीं होती है। ऑप्शन में डी है, टेलीग्राफिक स्पीच केवल संज्ञाओं का उपयोग करती है, जबकि कर्कश भाषा क्रियाओं का उपयोग करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 5वें नंबर का बताइए जल्दी से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 5वें नंबर का। बताइए 5वें नंबर का उत्तर क्या होगा।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्कश भाषा सार्थक शब्दों का उपयोग नहीं करती, जबकि टेलीग्राफिक स्पीच छोटे संदर्भित वाक्यों का उपयोग करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन में 6 दिए गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित बहु विषयक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित बहु विषयक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न विषयों के बीच की बाधाओं को जोड़ना और समग्र ज्ञान निर्माण करने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों को केवल एक विषय विशेषज्ञ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाना। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 दिया गया है, किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवधि माना जाता है। किसको? किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवधि माना जाता है। कारण क्या है? इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहचान संकट और आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 7 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक छात्र जो यह सोचता है कि नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि समाज सुचारू रूप से कार्य कर सके और अव्यवस्था से बचा जा सके, यह किस अवस्था में है? दंड आज्ञाकारी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, कानून अभिविन्यास व्यवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 दिया गया है, बुद्धि के गार्डनर बुद्धि के के बहुबुद्धि सिद्धांत का एक प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों को पारंपरिक अकादमिक विषयों में समान रूप से कुशल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धिमत्ता एक स्थिर इकाई है जो जिसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षा रणनीतियों को छात्रों की विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को पहचानना और उनका पोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धि की ही स्कूली शिक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक छात्र जो अक्सर गणितीय समस्याओं को हल करते समय अक्षरों संख्याओं को उलट देता है या समान दिखने वाले शब्दों से भ्रमित हो जाता है, तो यह किस प्रकार का अधिगम का संकेत है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और एडीएचडी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 10 नंबर का बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, रचना क्रिएटिविटी को अक्सर डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा जाता है। क्रिएटिविटी को अक्सर डाइवर्जिंग थिंकिंग के साथ जोड़ा जाता है। कारण क्या है? अब सारी सोच एक समस्या के लिए कई संभावित समाधान उत्पन्न करने की क्षमता है, जो क्रिएटिविटी का एक प्रमुख घटक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि आपने वीडियो को वजह देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका पैसा नहीं लगता दोस्तों। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और अच्छे आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इसी तरह के क्वेश्चन एंड थ्योरी की सीरीज चलाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लिया करें, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसलिए हम कहीं पर बकवास नहीं कुछ करते, सीधे क्वेश्चन और आंसर में चलते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। बताइए 12 नंबर क्या है? एक शिक्षक यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग
सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी पाठ्य योजना बना रहा है, तो इसका क्या अर्थ होगा? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत आवास प्रदान करेगा। ऑप्शन बी है, वह सभी छात्रों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरुआत से ही कई तरह के शिक्षण और मूल्यांकन विकल्प प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर सी है, वह केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य डिजाइन करेगा। ऑप्शन नंबर डी है, वह सभी छात्रों से एक ही तरीके से सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता की अपेक्षा करेगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आप क्वेश्चन बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर देती है? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान पर। ऑप्शन नंबर बी है, एक विशेषज्ञ की देखरेख में और उसकी सहायता से कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है, केवल पाठ्य पुस्तकों से जानकारी याद रखने पर। ऑप्शन नंबर डी है, समूह में बिना किसी मार्गदर्शन के काम करने वाला। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक विशेषज्ञ की देखरेख में और उसकी सहायता में कौशल और ज्ञान प्राप्त करने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया है, अधिगम की प्रेरणा की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिगम में प्रेरणा की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र बाहरी पुरस्कारों की तुलना में सीखने की प्रक्रिया और चुनौती में अधिक रुचि रखते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 14 नंबर का? बताइए इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आइकॉनिक मोड की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चा क्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चा छवियां और दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चा भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 15 का? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा छवियों और दृश्य के प्रतिनिधित्व के माध्यम से सीखता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिए गए, व्यक्तित्व के बिग 5 मॉडल के संदर्भ में एक छात्र जो खुले विचारों वाला, कर्तव्यनिष्ठ और बहिर्मुखी है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह सीखने में निष्क्रिय होगा और सामाजिक बातचीत से बचेगा। ऑप्शन बी है, वह नए विचारों का पता लगाने की, संगठित करने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रखता है। ऑप्शन नंबर डी है सी है, वह भावनात्मक रूप से अस्थिर होगा और नए अनुभव का विरोध करेगा। ऑप्शन नंबर डी है, वह अंतर्मुखी होगा और हमेशा आलोचनात्मक रहेगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 16 नंबर का? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 दिया गया है, विद्यालय में मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग केवल छात्रों की सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए। कारण क्या है? मानकीकृत परीक्षण अक्सर पाठ्यक्रम की व्यापकता और छात्रों की विविधता सीखने की शैलियों को मापने में विफल रहते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए 17 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है, ए प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? एक प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्य पुस्तक आधारित अधिगम और शिक्षण केंद्रित निर्देश। ऑप्शन बी है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण जहां छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं।
ऑप्शन नंबर सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम और रटने पर जोर दे। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों के बीच कठोर प्रतिस्पर्धा का और रैंकिंग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 18 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित दृष्टिकोण, जहां छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है सामाजिक भावनात्मक अधिगम का एक प्रमुख घटक नहीं है आत्म जागरूकता, संबंध कौशल, समस्या समाधान कौशल, अकादमिक उपलब्धि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अकादमिक उपलब्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 पर। क्वेश्चन 20 दिया गया है लिंग पक्षपात कक्षाओं में छात्रों की अपेक्षाओं और अवसरों को प्रभावित कर सकता है। कारण क्या है। शिक्षक अनजाने में लड़कों और लड़कियों के साथ उनकी सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं के आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 20 नंबर का। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ऐसे छात्रों को नियमित कक्षा से पूरी तरह बाहर करना। ऑप्शन नंबर बी है उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित निर्देश और अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है। अब जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में एक प्रमुख आलोचक क्या है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन में है यह केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर बहुत अधिक जोर देता है। ऑप्शन बी है यह वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य नहीं है और अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है। ऑप्शन नंबर सी है यह संज्ञानात्मक विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। ऑप्शन नंबर डी है यह किशोरावस्था से परे विकास पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यह वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य नहीं है और अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है रचनात्मक काल आकलन अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कारण क्या है। रचनात्मक आकलन का उपयोग छात्रों को ग्रेड देने और उन्हें रैंक करने के लिए किया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 23 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है एक शिक्षक एक खोज आधारित अधिगम मॉडल का उपयोग करता है और जहां छात्र प्रयोगों अन्वेषण के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस सिद्धांतवादी के विचार से प्रेरित है। बीएफ स्किनर, वाटसन, ब्रूनर, इवन पॉलॉक। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 24 नंबर का। बताइए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रूनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए सबसे कम विश्वसनीय मानदंड है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च आईक्यू स्कोर। ऑप्शन नंबर बी है असाधारण रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक लोकप्रियता। ऑप्शन नंबर डी है कार्य में गहन संलग्नता और दृढ़ता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 25 नंबर का। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक लोकप्रियता। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल साथ में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। किया करें दोस्त, मेहनत सब आप ही लोगों के लिए करते हैं। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा आपका वीडियो कैसे लगा। चलिए बताइए
26 नंबर दिया गया है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जटिल अंतःक्रियात्मक प्रभाव होता है। कारण क्या है? यह कोई भी कारक अकेले बच्चे के विकास को निर्धारित नहीं करता, बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र किस विचार पर आधारित है? ये बच्चों वे बच्चे बच्चे अकेले सीखने में सबसे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है, बच्चे क्या कर सकते हैं और वे एक दूसरे की मदद से क्या कर सकते हैं के बीच का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास एक पूर्व निर्धारित है दर चरण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी है, सीखने में सांस्कृतिक उपकरण की कोई भूमिका नहीं होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 27 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, एक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ का विकसित होना पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिख के दे दिया गया है, लेकिन आपको समझ में जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए सही है, जिसको नहीं तो उसके लिए कठिन है। इसका मतलब होता है वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है जीन पियाजे के, क्योंकि वहाँ पर आपको इंग्लिश पता होना जरूरी है, वहाँ पर बदल दिया जाता है। ऑप्शन ए है संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 28 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, अधिगम की अक्षमता वाले छात्रों को मुख्य धारा की कक्षाओं में एकीकृत करना हमेशा उनके लिए फायदेमंद है। कारण क्या है? संवेदी शिक्षा का लक्ष्य सभी छात्रों को उनकी क्षमता की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक आकलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन में है बहुविकल्पी प्रश्नों की एक मानकीकृत परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी है एक निबंध जहां छात्रों को एक वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन नंबर सी है केवल रटी हुई जानकारी को याद करने पर आधारित एक मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी है एक क्विज जो सिर्फ भाषाओं पर आधारित है, परिभाषाओं पर परीक्षण करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप अपने टीचिंग पॉइंट एकेडमी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग पॉइंट एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।